हरासमेंट, रेप, फोर्स्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, इन टर्म्स की अलग अलग कानूनी हैसियत भी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि लॉ इन्हें एग्जैक्टली कैसे डिफ़ाइन करता है? पाकिस्तान में आज भी अगर एक खातून हरासमेंट या वायलेंस का शिकार हो तो वो अपने साथ हुए जुल्म को रिपोर्ट करने से कतराती है, और अगर कोई बाहिम्मत औरत इसको रिपोर्ट कर भी दे तो वो एक ऐसे सिस्टम का सामना करती है जो उसके लिए आसानियां पैदा करने की बजाय उसे मजबूर करता है कि वो दोबारा अपने साथ हुए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। मैं हूँ इकरा मंजूर और नो योर राइट्स के इस एपिसोड में हम जेंडर क्राइम्स और सेक्सुअल वायलेंस के मुख्तलिफ पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो लोग इन क्राइम्स का शिकार हैं वो किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निदा अली, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और AGHS लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। थैंक यू वेरी मच मिस निदा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जेंडर क्राइम्स जो हैं या सेक्सुअल वायलेंस है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जेंडर क्राइम्स को पाकिस्तानी लॉ में किस तरह डिफ़ाइन किया गया है, क्या इसकी टाइप्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? देखिए, जेंडर क्राइम्स वो होते हैं जो औरतों को डिसप्रोपोर्शनेटली इफ़ेक्ट करते हैं ऑन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ दैट कि देखिए, हमारे जब बच्चों की हम किताबें भी स्कूल में देखते हैं तो औरतों का एक अलग से इमेज दिया जाता है, सर कवर्ड होता है, खाना पका, डोमेस्टिक चोर्स कर रही होती है। लड़कों का दिया जाता है कि एग्रीकल्चरल काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो डिफाइंड रोल्स सोसाइटी कर देती है कि ये औरतों का एक रोल है, ये लड़कों का है, और उसी रोल के मुताबिक उनकी आगे ज़िंदगी चलती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। सो any violence that affects women disproportionately and on account of her gender ascribed role is gender violence, gender based crimes उनको कहते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके फिर अंडर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। मेजर ऑफेंसेस कौन कौन से हमारे देखें जी, इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट आप देख लें, रेप है, गैंग रेप है, चाइल्ड अब्यूज़ भी आ जाती है इसमें, फिर ऑनर किलिंग्स आती हैं, एसिड वायलेंस आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड इंटिमेट पार्टनर वायलेंस, जिसका तो हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या इवन सोसाइटल, कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस आता है। आप देखें कि इकोनॉमिक वायलेंस ये है कि बिकॉज वुमेन आर generally homemakers, so they are dependent for their finances on men, so that when they deprive them of keep them economically dependent, that is economic violence. And then आप जब औरतों को उनके inheritance के rights deny करते हैं तो वो भी economic violence है, and this is like systematic and also structural violence. ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जैसे आपने भी मेंशन किया कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, तो उसमें सेक्सुअल वायलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते, और उसके साथ साथ हरासमेंट भी। अब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी लॉ में सेक्सुअल वायलेंस और हरासमेंट में डिफरेंस क्या है। It's very clear. The difference between these two forms of violence is the severity के nature और लीगल क्लासिफिकेशन की आप बात कर लें। देखिए, रेप और गैंग रेप जो होता है वो तो सिवियर होता है, उसकी सज़ाएं भी ज़्यादा हैं, कानून भी ज़्यादा सख्त है। हरासमेंट जो है कैन बी नॉन फिजिकल, it can be verbal, somebody can stalk you, it can be online, it can be just through gestures or through मतलब coercion, but which is not very severe, which amounts to a sexual act or against your physical body. So they are very different. And जो harassment होती है वो mostly workplace में होती है, where there is a power imbalance between the supervisor, the employer, and also again that is because of the gender. बिल्कुल ऐसे है, द पावर डायनामिक्स। Yes, of course. अच्छा, उसी के साथ अगला सवाल भी आपने मेरा वो क्लियर कर दिया है कि साइकोलॉजिकल हरासमेंट अगर हम बात करें, बाकी तो वर्बल होती है, डिजिटल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता है, बट साइकोलॉजिकल हरासमेंट अभी भी लोग नहीं समझ पाते। वो अगर आप थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बताएं कि वो किस तरह हो सकती है। देखिए, एक खातून है जो काम कर रही है, इट कैन बी
मेल ऑल्सो, इट डजेंट हैव टू बी अ वुमन, द पावर इम्बैलेंस होता है ना जो उन पे कर सकता है, हु कैन गेट अवे विद इट। तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप कोई उनको नॉन सेक्सुअल एडवांसेस भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात है कि अपनी बाउंड्रीज आप खुद डिफाइन करते हैं, जो चीज़ शायद मेरे लिए ठीक हो आपके लिए ठीक ना हो। सो वी कांट जस्ट ऑल्सो इनकैप्सुलेट व्हाट physical violence or means in a definition, because everybody has different standards, different experiences. So a woman can also feel harassed by too much of a conversation, inappropriate conversation, asking to meet alone, having a cup of coffee, and then making these underhanded sexual innuendos, and उसकी ये भी तो फिज़िकल ओवरबेयरिंग एटीट्यूड है। और हमारी सोसाइटी में जहाँ पे जनरली सेग्रीगेशन होती है, तो हमारा थ्रेशहोल्ड भी जो इसका है ना वो इतना हाई नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कर दें तो फिर होता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत हरासमेंट हो जाती है और परसीव भी की जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्क प्लेस हरासमेंट की आपने बात की और पब्लिक स्पेस हरासमेंट, इन दोनों में लीगली लॉ किस तरह डिफरेंशिएट करता है, या अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें एक लॉयर किस तरह इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करेगा? देखिए, जहाँ पे वर्क प्लेस हरासमेंट है उसका तो 2010 में बहुत अच्छा कानून आया था, अब तो 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। हमारी फेडरल ओम्बड्स पर्सन भी हैं, प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सनस भी हैं जो इसको हैंडल करती हैं, जहाँ पे ये सारी शिकायतें जाती हैं। अब जो फेडरल लॉ है उसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी एंगल आ गया है कि सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो द लॉ इन इटसेल्फ is very good. It is pro women, it's women friendly. किस तरह उसको implement किया जा रहा है उसके भी बहुत अच्छे results हैं। The only issue is lack of resources and lack of access to these places, because जहाँ जहाँ ये offices हैं, अब उधर ही तो सिर्फ हरासमेंट नहीं होती, पाकिस्तान काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो लोगों को पहुंचने में देर होती है, अवेयरनेस नहीं है। बट द लॉ इन इटसेल्फ हैज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन। एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें औरतों को रिलीफ मिल भी रहा है और मिल भी सकता है। सो हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज़ अ गुड लॉ इफ़ इम्प्लीमेंटेड इन द विद द राइट सेंस, एंड इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। हमारे पास काफ़ी लैंडमार्क डिसीजंस आई हैं फ्रॉम ओम्बड्स पर्सनस, जहाँ पे अगेन पावर डायनामिक ये था कि द मैन वाज वेल प्लेस्ड एंड द वुमन वाज इन अ वीक पोजीशन, उनके ख़िलाफ़ भी आई हैं। बट द ओनली इशू इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द जो रिटेलिएशन इन औरतों के ख़िलाफ़ होती है वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो अक्सर कंट्रोल नहीं होती है। बिकॉज ऑफिस प्लेस एनवायरनमेंट में आप किसी का कमरा बदल दें या आप किसी को सस्पेंड कर दें, तो आप देखें कि ये साइलोस में हरासमेंट नहीं होती है, ये एक कल्चर होता है, एक ऑफिस कल्चर होता है। तो अगर एक बंदा रुकता भी है तो उनके भी साथी होते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस में, बिकॉज वी आर अ लॉ फर्म एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, वी सी द ओनली लूप होल इज़ कि हम रिटेलिएशन कैसे इन औरतों के ख़िलाफ़ रोकें। दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि women don't want to come forward with these complaints, and there are two reasons for that. The reason is, first reason is because economic empowerment. वो नौकरी करती हैं, थोड़ी सी economically independent होती हैं, तो अगर उनकी नौकरी चली जाएगी, if they take on a supervisor or a person who is in a stronger position in an office with a complaint against him, they are at risk of this retaliatory factor where they can lose their job. अगर वो घर वालों को बताती हैं, तो घर वालों में भी आप देखें कि हमारा आदमी और औरतों में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। वो कहते हैं हमारी बेटी बहन के साथ ही हो रहा है, वो नौकरी से रुकवा देते हैं। तो एक छोटी सी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए औरतें बहुत चीज़ें सफ़र कर लेती हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू कन्फ्रंट दिस, एंड सेकेंडली द स्टिग्मा अटैच टू इट, जो कि हमेशा हर वायलेंस, सेक्शुअल वायलेंस, चाहे वो बहुत ज़्यादा ओवर्टली फिजिकल है या नॉन फिजिकल भी है, it is always the woman is held responsible. Not always, but most often the woman is held responsible that she must have done something to invite this kind of attention. Also मैम, अगर हम जितनी भी ये जेंडर क्राइम्स हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट
ऑनर किलिंग्स, देयर इज़ वन मेन फैक्टर जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और इसकी बड़ी बात की जाती है और पाकिस्तान में कुछ सालों से बात उसकी शुरू हुई, विच इज़ कॉन्सेंट. व्हाट इज़ कॉन्सेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है इसके बारे में और हमारे कोर्ट्स में किस तरह इसे लेके चला जाता है? देखिए, जहाँ तक हमारे कानून की बात है, लॉ की बात है, वी हैव अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ कंसेंट. हमारे एंटी रेप का जो लॉ आया है उसके अंदर है अनइक्विवोकल और कंसेंट, और एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस डजंट मीन कंसेंट. You know, आप consent is either verbal, non-verbal, a clear gesture कि consent is involved. Anything missing than that is not consent. Okay? We have a very good definition which is clear. And उस definition में अगर कोई कमी पेशी भी है ना, तो room for interpretation है to interpret it in favor of the survivor. However, having said that, whilst we have this definition on paper, practically there is no concept of consent, because देखिए as AGHS Legal Aid Cell हम बहुत किस्म के वायलेंस, हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस पे नहीं है, डोमेस्टिक अब्यूज़ पे नहीं है, एसिड पे भी है, सेक्सुअल हरासमेंट पे भी है. तो जितने फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है, इवन साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, जितने हम ये मेंटेनेंस के केसेस करते हैं, रिकवरी ऑफ डाउरी के करते हैं, इकोनॉमिक्स वायलेंस के पीछे करते हैं. तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, जहाँ पे पुलिस की है, प्रोसिक्यूटर्स की है, जुडिशल ऑफिसर्स, जुडिशरी की है. तो आप देखें, व्हाट वी हैव कम अक्रॉस इज कि सबसे अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग है कंसेंट की, और स्पेशली विद इन अ मैरिज दे थिंक कि निकाह हो गया है तो कंसेंट इज गारंटीड. इसका मतलब क्या है कि आप औरत किसी चीज़ को भी ना कहते, ये तो हो ही नहीं सकता. और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कहती है कि हाँ मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने चलती हूँ, तो हमने बहुत अवेयरनेस सेंसिटाइज करने के लिए वीडियोस भी बनाई हैं, और फिर हमने केस स्टडीज़ भी किए हैं कि अगर कोई औरत कहती है कि मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने, तो डज इट स्टॉप देयर, और नो मीन्स नो, और डज दैट acceptance of having a cup of tea or coffee with somebody means that she is all out and ready for And any asking kind for of it, exactly. advances towards her. So I'm sorry, this is the most unclear lack of understanding what even consent means. And not only जो हमारा criminal justice system है, हमारी society के level पे, हमारे legal practitioners के level पे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम हर चीज़ के लिए औरत को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और ठहराते हैं, तो फिर वहाँ से कंसेंट कहाँ आएंगी उसने, कि बिकॉज इफ शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वाइटिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, देन दैट मीन्स शी इज़ एग्रीबल टू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. अभी रिसेंटली भी मैं एक रील्स चल रही थी कुछ, मैं देख रही थी, तो उसमें भी एक बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है, वो यही कह रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, और अगर निकाह हो गया तो मतलब उसने एक साथ ही अपना सारा कॉन्सेंट दे दिया. एब्सोल्युटली. ये तो हम जब ट्रेनिंग्स करते हैं तो मैरिटल रेप पे आप आए ना, तो जो हम एंटी रेप की करते हैं हमने, कि रेप लॉज क्या कहते हैं, रेप की डेफिनेशन क्या कहती है, कंसेंट की क्या कहती है, ताकि इनको पता हो कि पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी इज़ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, नॉट टू इम्प्लीमेंट देयर ओन माइंड सेट. एज अ पब्लिक सर्वेंट दिस इज़ देयर ड्यूटी कि ये कानून बनाया गया है, इसको आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करना. तो जब हम एंटी रेप की बात करते हैं और हम मैरिटल रेप पे आते हैं, तो उसका तो बिल्कुल ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वो तो कहते हैं कि शादी में तो ये दिस डजंट इवन होल्ड एनी वैल्यू और प्लेस, बिकॉज ना, और ये बात भी सही है क्योंकि औरतों को भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आवर ऑफिस हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1980. Till date, we have not received a single complaint of marital rape. What does this say about anything? आप अगर आदमी कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, औरतों को कौन सा पता है कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे निकाह में हो चाहे निकाह के बाहर हो. उसमें उनकी अपनी एजेंसी, अपनी ऑटोनॉमी नहीं है. उनको इस चीज़ का ना उनको एम्पावर किया गया है, ना उनको बताया गया है, ना उनको इजाज़त दी गई हुई है ये वाला राइट क्लेम करने की.
तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हैज़ नो कॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी और इवन इन आवर जस्टिस सिस्टम अनफॉर्चुनेटली. एंड नॉट जस्ट वायलेंस इन फिजिकल फॉर्म बट साइकोलॉजिकल एज वेल, कि अगर आपका ही इंटीमेट पार्टनर आपको हरास कर रहा है, that's also something most of the people don't even think about it. Absolutely. Or I think there have been two decisions. One surprisingly from Shangla KP, जो मैरिटल रेप को उन्होंने कन्विक्शन दी. और एक सिंध में आई थी, बट दैट वाज अननेचुरल ऑफेंस. सो आई मीन दैट यू नो ही वेंट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द वाइफ which was in an unnatural way. But having said that, आप देखें कि कितने हमारे केसेस जाते हैं. These are the only two recent ones that I've heard about. Maybe there is more, but it is an anomaly. And for our office not to ever receive a complaint like this is actually quite shocking. Exactly. You mentioned unnatural offenses. My next question would be, what is it? Unnatural offenses or sodomy. I've also heard about the term. I've also read about it. But लॉ क्या कहता है इसके बारे में, और पाकिस्तान में क्या चल रहा है? ऐसे केसेस आ रहे हैं, आपने जैसे बताया सिंध में आया, तो व्हाट इज़ इट, और पाकिस्तानी लॉ कैसे डील कर रहा है इससे? ये हमारा पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 377 डील्स विद अननेचुरल ऑफेंसेस. उसकी सज़ा भी आई थिंक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके अलावा द रेप डेफिनेशन इटसेल्फ, द न्यू रेप लॉ इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इट डील्स विद रेप अगेंस्ट एनी पर्सन विच कैन बी, एंड द डेफिनेशन इज़ कैन बी अ वुमन, a man or a transgender. So under both these legal provisions, unnatural offences are dealt with and they have जो उनकी सज़ाएं भी हैं वो ठीक हैं. अब अगेन मसला ये आ जाता है कि whilst we have good legislation in place, the issue we face is with the implementation of the legislation, because again the mindset of that. और आप देखें unnatural offences in an Islamic country again are stigmatized, there's shame attached to it even when it happens, and mostly it happens जो हम statistics देते हैं against children. How many children can come forward, because बच्चे तो खुद आ नहीं सकते, तो decision तो उनकी families के साथ rest करती है. तो families क्या सोचती हैं जब उनके बच्चे के साथ हो जाता है, या कोई बड़ा मर्द है या कोई औरत है, वो क्या सोचती है? एक वो सोचती है कि जिस मुल्क में कन्विक्शन रेट इतना कम है, पहले तो आपको पता है 2.5% से भी कम होता था. अब एंटी रेप कमेटी ने इतना काम किया है, एंड दैट वर्क नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड. दे हैव पुट इन अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस बाय नोटिफाइंग स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फॉर द पुलिस, एंटी रेप क्राइसिस सेल्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस डाल दिए, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री बना दी है. बट इट्स नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मैटर्स. जिन्होंने इसको लाहे अमल लाना है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है, पहले ये केसेस रिपोर्ट होने हैं. मोस्ट ऑफ दीज केसेस को unreported. Then the people, why do they go unreported? क्योंकि लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं है. There's a trust deficit in our criminal justice system. Now the conviction rate is now moved from 5% and more, which is still very low, but it has improved because of this whole infrastructure. Now when a woman says that इंसाफ की तवक्को इतनी कम है और मैं ये अपना मामला लेके, अपना एक्सपीरियंस लेके एक कोर्ट में जाऊंगी, and I expose this in a society which is very judgmental, और उसके बाद मेरा इंसाफ भी guaranteed नहीं है. So how many women are going to go into a thana culture where the investigation is guaranteed to be deficient, and where the criminal justice system on the basis of that investigation, deficient investigation, is not going to convict the perpetrator, then how many people will come forward, and how many children, and most of the abuse against the children happens जो लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, जो जिन को एक्सेस होता है उस बच्चे पे, जो आपके अमूमन रिश्तेदार होते हैं, जो आपके घर में काम करने वाले होते हैं. लेकिन जब वो देखते हैं कि इस बच्चे को हम एक लीगल सिस्टम में लेकर जाएं और उस पर एक स्टिग्मा, एक लेबल लगा दें, तो बेहतर है. और अगर किसी फैमिली मेम्बर ने किया हुआ है, मामू ने किया हुआ है, भाई ने किया हुआ है, इंसेस्ट यही होती है ना.
तो वो ये भी नहीं चाहते कि फैमिली में इतना गंद उछाला जाए कि उनको भी एक्सपोज करें और अपने बच्चे पे भी एक लेबल लगा लें। तो ये एक बड़ा विशस साइकिल है, बहुत विशस साइकिल है, जो कि अंडरमाइन करता है एक्सेस टू जस्टिस को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में लॉ जो है जो इन्हें डिफाइन करता है, लीगली इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप ब्रीफली मुझे बता सकें। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है? सेक्सुअल वायलेंस के अंदर डिफरेंट आ जाते हैं। अब तो रेप की जो डेफिनेशन है वो इट पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती थी ना, तो इट इज़ लाइक डिफरेंट डिग्रीज ऑफ वायलेंस दैट यू हैव सफर्ड। इज़ इट रेप, इज़ इट गैंग रेप? असॉल्ट में क्या है, छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं। हमारा एक शिक है अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड विच इज़ आउटरीच टू मॉडेस्टी। आपको याद है एक मीनारे पाकिस्तान में एक हुआ था? आई रिमेम्बर दैट। हाँ जी, उस औरत वो सिर्फ दैट वुमन वांटेड टू डू क्या थी, इन्फ्लुएंसर थी TikTok, और वो अपना लेकर गई थी, और उनके साथ लोगों ने क्या किया था, आउटरीच टू मॉडेस्टी किया था उनके साथ। तो मैं कहती हूँ कि देखें, सिवेरिटी तो मैटर करती है, लेकिन किसी की मॉडेस्टी को भी आउटरीच करना, किसी को एनी level of sexual act is wrong. Nature, again legal classification, again severity, but any kind of act which is an attack on a woman's body or her autonomy is as serious as it can be. Of course सज़ाएं मुख्तलिफ हैं, कई बहुत serious होती हैं, gang rape जिस तरह होता है, but one does, I mean severity में तो फ़र्क है, लेकिन we should as women take every kind of assault seriously. Lack of legal resources, lack of financial resources. हम वायलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जो परपेट्रेटर है उसी पे हमारे माशरे में औरत डिपेंडेंट नहीं है. Even if she needs to go to the hospital, the man of the house or family members have to take her to the hospital. अब जिस बंदे पे उसने ये लीगल रेमेडी जिसके ख़िलाफ़ लेनी है, अगर उसी ने उसको लॉ फर्म में लेकर जाना है, वकील के पास लेकर जाना है, या कोर्ट में लेकर जाना है, या पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, तो शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम. मोबिलिटी, बिगेस्ट इशू इज़ वुमेन्स मोबिलिटी. मोबिलिटी से आपको एक्सेस मिलता है. जब आपके पास एक्सेस होगा, लीगल और फाइनेंशियल एक्सेस होगा, तभी आप अपनी लीगल रेमेडीज़ को क्लेम कर सकते हो. फिर आप जब लीगल रेमेडीज़ के लिए कोर्ट जाते हो, तो क्या जेंडर रिस्पॉन्सिव कोर्ट्स हैं हमारे? दूसरा सवाल. तो ये एक, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग स्ट्रगल if you're a woman. Although having said that, we have legislated well in the protection of women. We have laws against forced marriages, against marriage against Quran. जो हमारी traditional practices हैं to harm women, harmful practices against women. वानी स्वारा कुरान शरीफ से करा देते थे शादी, forced marriage. तो ये सारे इसके against we have legal protection. Forced marriages में है जी, we have a law which says minimum 7, minimum 2, up to 7, and in the case of a non-Muslim woman or a child, 10 years with fine. We have that law in place, but again 1980 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमें अगर कोई आया भी है किसी लड़कियों के फ़ोन के, जी हमारी फोर्स मैरिज हो रही है, वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड, बट देन बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स एंड मे बी कॉम्प्रोमाइजेस, समटाइम्स इन देयर फेवर, फैमिली एग्री के नहीं करते, समटाइम्स नॉट इन देयर फेवर, वी हैव नेवर बीन एबल टू टेक अ केस टू द कोर्ट. जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस का वो हमारे पास केसेस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो often are connected with forced conversions. That too also काफ़ी से मेरा मतलब है handful, not like in tens or hundreds, just a few cases. At least they come to us. Child marriages का Child Restraint Marriage Act जो है, सिंध और बलूचिस्तान में 18 साल है लड़कियों की उम्र, ठीक है जी. पंजाब और केपी में 16 साल है. पहले तो आप देखें यूनिफॉर्मिटी एंड एज ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती. तो आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ. तो जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आपने जब कानूनी बनाया है जो अनइक्वल है, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपको एक
प्रोटेक्शन मिली है उसी को आप वायलेट कर रहे हैं। ऐसे तो है। अब पंजाब में है बहुत बड़ा मसला है जी 16 साल की बच्ची की उम्र को 18 साल करना। somehow it is equated with our own religious beliefs and उससे इक्वेट किया जाता है। ठीक है, बट हम तो कानून की बात करेंगे कि कानून क्या कहता है। कानून पहले तो 16 साल से भी कम लड़कियों को कानून तो बन गया, उससे भी कम लड़कियां जो हैं या लड़के हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते। ऐसे ही है। तो as a law firm which has a lot of experience in this area, we say that raising the age is not enough. Putting in safeguards which protect these minors is most important. असल में असूलन तो ये स्टैट्यूटरी रेप होना चाहिए, क्योंकि 16 साल से कम उम्र की लड़की अगर कंसेंट भी कर रही है तो इट इज़ नॉट कंसेंट, इट इज़ should not be considered as consent because she's not of the age in a position or of a mind's mental maturity to give consent. बिल्कुल। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो इट शुड बी कंसिडर्ड स्टैट्यूटरी रेप। और जहाँ पे ये शादियाँ होती हैं वहाँ पे ये मैच्योर आदमियों के साथ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है ये कि ग्रूमिंग, सेडक्शन, ये तो हमारा कानून भी कहता है। सेडक्शन ऑफ अ माइनर जो हम करते हैं ये भी तो सज़ा वाला है ना। तो फिर कानून की सबसे ज़्यादा शॉर्ट कमिंग जो है, जो हम एडवोकेट बहुत ज़्यादा करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी करते हैं, तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अगेन देन इट बिकम्स अ रिलीजियस इशू। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्रोटेक्शन इशू फॉर माइनर्स, इट बिकम्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। कानून टॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करता है शादी रोकने पे कि अंडर एज मैरिज किसी बच्ची की हो रही है तो जो निकाह खान है, रजिस्ट्रार है, गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, उनकी सज़ाएं मुकर्रर की गई हुई हैं। और अगेन उसका कंप्लेंट मैकेनिज़्म किया हुआ है, यूनियन काउंसिल है, कोर्ट है, सारा कुछ है। आज तक कोई हम शादी रुकवा नहीं सके क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ये मैं AGHS लीगल एड सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है। अभी रिसेंटली जाके 2 हफ्ते पहले हमें कंप्लेंट आई है, हमने नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को रेफ़र किया है, उन्होंने पूरा इस पे एक्शन लिया है। उन्होंने वहाँ के DC अच्छा जो एक्शन ले सकते थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं होता उधर, कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन का अदारा है, उनको आगाह किया। हमने अपनी तरफ से किया है, हमने पूरी कोशिश की है कि ये शादी रुक जाए। अब आप देखें इतने साल की लीगल सर्विस में अभी 2 हफ्ते पहले एक कंप्लेंट आई है। मोस्टली जो लोग कर रहे होते हैं बता के थोड़ी करते हैं, बच्चे को तो अवेयरनेस ही नहीं होती, मोहल्ले वाले को भी नहीं पता होता, तो ये शादियां हो जाती हैं। यूनियन काउंसिल इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस चाइल्ड मैरिजेस पे अभी अपने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे बहुत लंबा अच्छा किया था। इट वाज अ वेल रिप्रेजेंटेड सेशन, इट कांट गेट बेटर देन दैट। NCRC की चेयर आई, उन्होंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ एज फॉर अ चाइल्ड बेफॉर्म होता है, उनका फैमिली सर्टिफिकेट भी हो सकता है। आप शादी ना करें जब तक प्रूफ ऑफ एज नहीं प्रेजेंट की जाएगी। निकाह खान है, रजिस्ट्रार हैं, जब तक माँ बाप से आप उनका बच्ची या बच्चे का प्रूफ ऑफ एज नहीं लेंगे आप ये शादी नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा बन जाएगा वे ऑफ स्टॉपिंग द मैरिजेस। If you can't prove the age of the child, then the nikah cannot take place. If this alone can be implemented, marriages can be stopped. But since it's not followed, then what is the next step? शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है. The biggest shortcoming in the law itself is that once a marriage has taken place, a nikah has been solemnized, the law falls silent. It does not invalidate these marriages. होती तो बच्ची है ना, और मैं तो कहती हूँ कि असूलन तो कंसेंट होना ही नहीं चाहिए और इसको तो स्टैट्यूटरी रेप की ज़ुमरे से देखना चाहिए। लेकिन जब हो जाती है तो क्योंकि कानून क्लियरली नहीं कहता कि इन शादियों का क्या करना है, तो ये अगर कोई कोर्ट भी मामला पहुँच जाता है तो इट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जुडिशरी। एंड नाउ
बिकॉज द लॉ डजंट से ऑब्वियसली कि जब शादी हो जाती है इन एन इस्लामिक कंट्री कॉन्ज्यूमेट भी हो जाती है, तो ये बड़ा मुश्किल फैसला है कि इस शादी का क्या करना है हमारे लिए भी एज लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। तो हमारे लिए भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट बहुत आसान है कि हम कह दें जी सबको इनवैलिडेट करते हैं, लेकिन सब तो इनवैलिडेट नहीं हो सकती है ना। कभी कोई प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो सकती है, कॉन्ज्यूमेट हो सकती है, आगे जाके बच्ची जब वापस घर जाएगी तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, जेंडर सेंसिटिविटी आ जाती है बीच में। डू वी हैव halfway homes where these girls can be kept, where they can be given that time to decide that whether they wanted this marriage, they reach a legal age कि जी इसमें क्या उनकी मर्जी अभी भी शामिल है। अगर फ़र्ज़ करें वो कोर्ट में जाके बयान देती हैं कि जी मैंने अपनी मर्जी से की है, ठीक है तो अंडर एज कंसेंट तो हम मान नहीं सकते। तो क्या हाफ वे होम्स एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करते जहाँ पे वो रहें या फैमिली रखे या उस वक्त तक का हम इंतज़ार कर सकें कि शी इज़ ऑफ अ लीगल एज टू एक्चुअली गिव जेन्युइन कंसेंट। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं एग्जिस्ट करता तो हम ब्लैंकेटली तो इनवैलिडेट वैसे भी नहीं कर सकते, कंडीशनली तो कर सकते हैं। कानून को कुछ तो इस पे लेना चाहिए ना कि अगर ये मैरिज अभी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है या फ़र्ज़ करें कोई भी कंडीशंस लगा दे हो भी गई है तो हाफ वे होम्स में रखें जब तक ये इस काबिल होकर कंसेंट दे सके। क्योंकि जब आप इस पे साइलेंट है तो इट इज़ लेफ्ट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस, और जब जजेस के पास जाता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है जिस पे प्यूबर्टी को वो डिफ़ाइन करते हुए एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं वैलिडेट कर देते हैं। जबकि हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट है कि प्यूबर्टी इज़ not the only indicator for a child's marriage, for a girl's marriage. There are other indicators that matter. Mental maturity, health, sara kuch. Puberty is just one. There are several other things that should matter when deciding when a girl should marry. फिर हमारी अपनी लैंडमार्क जजमेंट है कि फेडरल शरीयत कोर्ट की है, ये तो फेडरल शरीयत कोर्ट की, और फेडरल शरीयत कोर्ट is से हाईएस्ट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उस 2019 की if I'm not wrong, and it's clearly stating puberty is one indicator. There are several other factors that should be taken into consideration before a girl can be considered of marriageable age. ठीक है। उसके अलावा आसमा जहांगीर का अपनी लैंडमार्क जजमेंट है, सुई ज्यूरिस लड़की को गार्डियन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है शादी के लिए। हमारा कानून हमारा जुडिशल प्रेसिडेंट है, ये कह चुके हैं। फिर अभी एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसको अनफॉर्चुनेटली सबसे कम इम्पोर्टेंस मिली है, आई थिंक वो जस्टिस बाबर सतार की थी, जिनमें उन्होंने क्लियरली कहा था वॉइड ऑफ निशियो इन शादियों को इनवैलिडेट किया जाए। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड। अब हमारी एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिन्होंने कानून को कुछ ये किया था कि लड़कियों की 16 साल उम्र की है, इनकी 18 की जाए। उसको आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ ईयर इफ नॉट मोर दैट द लेजिस्लेटर्स हैव नॉट मेड दैट चेंज। तो अब जुडिशल प्रेसिडेंट्स या जुडिशल डायरेक्शंस को भी इतना लाइटली लिया जाए तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बट अगेन हैविंग सेड दैट वी हैव गुड लेजिस्लेशन, वी all we need to do is be gender responsive and implement it with the intent that the law was made. थैंक यू वेरी मच मिस निदा। जैसे आपने फोर्स मैरिज और अंडर एज मैरिज के बारे में बताया, इट्स ऑल्सो जेंडर क्राइम। उसके साथ साथ ऑनर किलिंग्स की अगर हम बात की जाए जो बड़ी खौफनाक होती हैं, हम तकरीबन हफ्ते में 2 केसेस सुन लेते हैं, महीने में 2 केसेस सुन लेते हैं ऑनर किलिंग के। जैसे बलूचिस्तान में हुई थी एक ऑनर किलिंग, सबने देखा। ऑनर किलिंग को पाकिस्तानी लॉ किस तरह डिफ़ाइन करता है सबसे पहले, और कौन सी क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी टर्म्स या सेक्शन है जो इसके कत्ल के लिए यूज़ किया जाता है, या सिर्फ इसे एज अ कत्ल ही ट्रीट करता है पाकिस्तानी लॉ? देखिए, है तो ऑनर किलिंग इज़ मर्डर, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, पहले तो गैरत के नाम के कत्ल पे आपको छूट मिल जाती थी सज़ा में कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि वो तैश में आ गए और उन्होंने कर दिया। दैट वाज वंस अपॉन अ टाइम। नाउ बिकॉज उसको इतना ज़्यादा
मुझे याद है 2006 के आगे पीछे हमने बहुत बड़ी रैली निकाली थी इस्लामाबाद में कि ऑनर किलिंग्स को ख़त्म किया जाए। उसके बाद जाके कानून में ना लूप होल इन्होंने ब्लॉक किया था कि भाई कत्ल कर देता था, बाप माफ़ कर देता था। हाँ, तो इस तरह एवरीबडी कुड गेट अवे विद दैट। आप कंदील बलोच का देख लो, इट इज़ सच, जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सुएसिव टेस्टिमनी एंड एविडेंस, फिर भी उसका भाई आज छूट गया है। आई मीन कितना अफसोस, एंड दैट वाज अ हाई प्रोफाइल केस। मैं तो हमेशा से ये मेंटेन करती हूँ कि जब तक पब्लिक मीडिया आउटरीच या पब्लिक आउटरीच या मीडिया आउटरीच नहीं होता तब तक इन औरतों को इंसाफ नहीं मिलता। सियालकोट रेप केस, कंदील बलोच को उस वक्त मिला, जाहिर जाफ़र का आप देख लें, नूर मुकद्दम का देख लें, कि जब तक एक चीज़ नज़रों में नहीं आती तो द law does not fall into place properly. How many Noor Muqaddams are there? How many Kandil Baloch are there? They're not the only ones. They don't get justice because unfortunately they're not lucky enough to catch the eye. जहाँ पे ऑनर किलिंग्स गए, अब उसका लूप होल उन्होंने प्लग कर दिया, वह फसाद फिल अर्ज के नाम से है। उसमें मैं आपको सिंपली बताती हूँ लेमन्स में कि अगर इट इज़ आइडेंटिफाइड एज ऑनर किलिंग देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर दिया कि इफ़ इट इज़ एन ऑनर किलिंग देन देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ एंड देयर इज़ नो एग्जेम्पशन, राइट? बट हाउ मेनी मर्डर्स आर reported को छोड़ें, investigated as honor killings. Now the onus falls on the police how they investigated. If I can be fair on this, our legal team has seen a few FIRs where good investigation has been done, and they have कि जहाँ पे घर के अंदर कत्ल हुआ है, they have identified it as honor killings. Okay. There are few investigations done thoroughly where women have been killed inside their houses and they have been flagged and identified as that. But then there are many other cases that we see in the report of Human Rights Commission of Pakistan or informal reports in newsprint में आती हैं, जहाँ पे औरतों को कह दिया जाता है कि खुद आग लगा ली, अपने आप को स्टोव फट गया, बिल्कुल ठीक, सुसाइड कर लिया, ठीक है, खुद जहर खा ली, और या कोई बाहर से बाहर से आया कोई, उसने कत्ल कर दिया, मर्डर और सुसाइड। अब देखें, द पुलिस को कहा जाता है द फर्स्ट गेट कीपर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, चाहे वो रेप केस है, रेप केस को वो मेक और ब्रेक कर सकते हैं सही इन्वेस्टिगेशन करके, ऑनर किलिंग्स को भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये इट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड एज एन ऑनर बेस्ड क्राइम एंड इट गोज़ एज अ रेगुलर मर्डर टू द कोर्ट, फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ का खुला है ना, फिर तो लीगल एयर्स माफ़ कर सकते हैं, राजीनामा कर सकते हैं ना। तो बात सारी अगेन कैटेगराइजेशन की है, हाउ इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड, हाउ इट इज़ रिपोर्टेड, हाउ इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड, एंड देन वंस इट इज़ फ्लैग्ड एंड एज एन ऑनर क्राइम देन इट इज़ ट्रीटेड दैट यू नो इसकी एक सज़ा है जो आप नहीं कर सकते उसको कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा मिस निदा, अगर किसी खातून को सेक्सुअल हरासमेंट या वायलेंस फेस करना पड़े तो उसके पास क्या वे है कि सबसे पहले वो उसे क्या करना चाहिए इफ़ शी वांट्स टू स्पीक अबाउट इट? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ वायलेंस शी इज़ फेसिंग। अगर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है तो शी कैन टेक अ कंप्लेंट टू द ऑम्बड्स पर्सन। जो सेक्सुअल हरासमेंट, ये जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड इसके प्रोसीजर्स रखे हुए हैं कि इसमें ये भी है कि औरत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट procedurally it is quite simplified, so she can take a complaint there. Otherwise there are institutions like the AGHS that can help them draft a petition. और अगर देखें, अगर कोई ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक हुआ है कुछ, तो then you need to go to the police and file an FIR, and if it's a rape complaint then they are anti-rape crisis cell. उनका भी थोड़ा सा मसला ये, कुछ फंक्शनल हैं इस वक्त, कुछ नहीं फंक्शनल हैं, लेकिन एंटी रेप क्राइसिस सेल की बहुत
अवेयरनेस आजकल दी जा रही है, तो उधर से जाके फिर देन दे सेंड इट टू द पुलिस। फिर अब आप देखें कि पुलिस ने ये सेंटर्स भी बनाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वगैरह, और ये हेल्पलाइंस भी बन गई हुई हैं, जेंडर क्राइम यूनिट्स भी बने हाँ हुए हैं जी, अपना। 1-5 भी है, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं ये। बट द प्रॉब्लम अगेन है कि किस एवेन्यू की आपको अवेयरनेस है और आप किसको एक्सेस करोगे। तो आई थिंक जो मोस्ट कॉमनली जो अवेल किया जाता है द पुलिस स्टेशन 1-5 उसकी, हाँ जी, हाँ। क्योंकि ऑम्बड्स पर्सन की भी काफ़ी लोगों को नहीं पता, जिनको पता है वो चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जिस तरह we do about 1500 to 1800 pro bono cases in a year. We have a very strong referral system. We get cases from other civil society organizations, website. अब पहले देखें हमारे वॉक इन क्लाइंट्स कोई 5,500 तक होते थे, 800,000 हमारी क्राइसिस हेल्पलाइन पे कॉल्स आती थी। लेटली मैं देख रही हूँ कि 150-200 के बीच में हमें ईमेल्स आ रही हैं। थोड़ी सी कनेक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड। देयर आर सेवरल एवेन्यूज़। ये इसकी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की भी कोई हेल्पलाइन है, कोई हाँ। बहुत हमारी टोल फ्री है, हाँ। हेल्पलाइंस हैं। तो देयर आर मेनी एवेन्यूज़ एज लॉन्ग एज दे आर एडवर्टाइज्ड एंड वुमेन नो दे एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, मैं समझता अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली रेप होता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट होती है, और क्या विक्टिम को फ़ौरन हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है अपनी एग्जामिनेशन कराने के लिए? ये इसके बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है, उसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। वन शुड नॉट टेक अ बाथ। आई एम नॉट अ मेडिकल लीगल एक्सपर्ट, बट बिकॉज वी गाइड, सो आई कैन गिव सम बिल्कुल प्रिलिमिनरी टाइप, वो हाँ। नहीं होता, ओवरव्यू दे सकती हूँ। कपड़े एज एविडेंस, कहते हैं कि मेडिको लीगल विद इन 72 आवर्स कराना चाहिए, उसकी 48 आवर्स की तो होती है विंडो। उसके अलावा आपका जो बेसिक राइट है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर गाइड करेगी, आपके साथ आपका कंसेंट होना चाहिए, उसमें आपके साथ आपकी कोई खातून जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो होनी चाहिए। तो ये सेफ गार्ड्स तो इन प्लेस है। लीगल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसका थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है क्योंकि हम जाते हैं मैजिस्ट्रेट से, कोर्ट से जाके उस परमिशन लेते हैं, फिर हम उनको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, कभी वहाँ पे डिले हो जाती है, एक्सेस पॉइंट्स का मसला होता है, सही स्टोरेज नहीं होती है, ज़ाया हो जाता है सैंपल। तो ये एक वीक पॉइंट है जिस पे थोड़े से रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। विक्टिम की आइडेंटिटी को लॉ किस तरह प्रोटेक्ट करता है और क्या करता भी है? एंटी रेप लॉ में आइडेंटिटी को रिवील करने की सज़ा है, आई थिंक 3 साल है। और जो डेफिशिएंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, जो ये सही तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी के हैं शिकें एंटी रेप लॉ में। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बच्ची की जो शी वाज अ माइनर, उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना। हाँ जी, तो हमने we know few because we work with the police extensively, so we requested and they were very kind enough to not give her real name, so they used pseudonym। उसके लिए ना एक फेक नाम का किया था। तो मैंने देखा है कि अब इतनी अवेयरनेस है कि अगर रिक्वेस्ट किया जाए तो ये आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन दूसरा मामला ये है कि सियालकोट केस याद है आपको, दैट वाज पॉसिबली द ओनली टाइम, बीच में उस औरत की आइडेंटिटी हो गई थी, फिर उन्होंने दोबारा उसको कवर कर लिया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन सच अ हाई प्रोफाइल केस वेयर द आइडेंटिटी वाज नॉट डिस्क्लोज्ड। एंड नाउ आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टाइम वेयर वी आर सेंसिटिव इनफ टू नो दैट लड़की का नाम नहीं करना। बट मोर देन द क्रिमिनल ये जो हमारे पुलिस है या प्रोसिक्यूटर्स हैं, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमें मीडिया की। नाम उधर से रिलीज होता है, हाँ। और वो बिकॉज दे वांट रेटिंग्स एंड दे वांट व्यूज़, दे आर नॉट जेंडर सेंसिटाइज्ड टू दिस। तो नाम असल में उधर से होता है, तो उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और कैसे मिलते हैं? देखिए, अगर आपको कोई स्टॉक कर है और आप
we have so many cases where women are followed or where they are threatened and blackmailed. तो अब डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की थ्रेट्स, हरासमेंट या ब्लैकमेल की बात करें. इफ़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक देन यू गो टू FIA साइबर क्राइम्स के लिए, तो आप पीका के अंदर FIA जाते हैं. बाकी आप पुलिस के पास जाते हैं. अगर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है तो हम ऑम्बड्स पर्सन के पास जाते हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ हरासमेंट. जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का है, जो इस कानून की मैंने पहले बात की थी, वायलेंस एक्ट जो है 2016 का, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलता है. सो इट्स नॉट ओनली अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स और बीइंग हरास्ड ऑन द रोड बाय पीपल यू डोंट नो और बाय इन योर वर्क प्लेस. इट इज़ also within the family. जब वो आके कहती है, and family courts are empowered to deal with these kind of orders. So there's a monetary order, there's a protection order, and under that they can apply for protection order against family members. So different degrees of harassment or threatening, blackmail होता है, उसके मुताबिक आप जो आपका appropriate forum होता है आप उसी के पास जाते हैं. Thank you very very much ma'am for your time and your valuable comments and insights. आपने जो सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ख़वातीन जो है अगर अपने हकूक़ जान लेंगी तो उनके लिए एक तरह से एक राह हमवार हो जाएगी. मुझे लगता है कानून तक पहुंचने के लिए आगे कानून उनकी मदद करता है. इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है वो बात की बात है. पहला एक स्टेप जो है मेरे ख़्याल में वो अवेयरनेस है. डेफिनेटली एक्सेस टू जस्टिस जैसे आपने कहा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और शायद अवेयरनेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं. लेकिन ये एक छोटा सा स्टेप है जो हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकता है बाज़ औक़ात इन मैनी सिचुएशंस. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. Thank you so much. Thank you for inviting me.